नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी दोस्त लेकर हाजिर हो गई हूँ आप सभी के लिए एक बार फिर से दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। क्या आप, हम या कोई भी इंसान जिसमें इंसानियत बाकी है वो ये इमेजिन कर सकता है कि एक माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी जब उन्हें ये पता चला होगा कि उनकी बेटी जो कि काम पर निकली थी वो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि वो इस अंधी और बहरी दुनिया को छोड़कर चली गई। उसे इतनी भयानक मौत मिली कि मौत को भी तरस आ जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतना होने के बाद भी उसके पेरेंट्स को ये बोला गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। घबराए सहमे माँ बाप जब बेटी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे वेट कराया जाता है और तब जाकर उन्हें अपनी बेटी की लाश मिलती है। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि उस वक्त उस माँ बाप पर क्या बीती होगी जब 3 घंटे इंतजार के बाद उन्हें उनकी बेटी की लाश दिखाई जाती है। लाश, वो भी इस कंडीशन में। उसकी आंखों से बहता खून, शरीर पर चोट के निशान, दोनों पैर अलग अलग दिशाओं में मुड़े हुए। क्या ये सुसाइड था? हम आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि जिन पेरेंट्स ने अपनी बेटी को पढ़ाया, लिखाया, डॉक्टर बनाया कि वो दूसरों की जान बचा सके, वो आज उनके सामने बेजान पड़ी है। दूसरों की जान बचाने वाली डॉक्टर ने मौत से पहले खुद की जान के लिए कितनी मिन्नतें की होगी, कितना कष्ट झेला होगा, ये तो सिर्फ वही जानती होगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 9 अगस्त को चर्चा में आई कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए भयानक हादसे के बारे में। कोलकाता जैसा शहर जहां पर औरत को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, वहां ऐसी घटना होना क्या हमारे देश पर सवाल नहीं उठाती है? ये ऐसी पहली घटना नहीं है जो हमारे देश में हुई है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई, कुछ सामने आई तो कुछ दब के रह गई। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर औरत सुरक्षित हो, चाहे वो सार्वजनिक स्थल हो या फिर उनका कार्यस्थल, जिसे वो सबसे सेफ जगह मानकर अपना काम कर सकती हैं। लेकिन जब कार्यस्थल ही सेफ ना हो तो किस बेस पर हम कह सकते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है? 31 साल की इस ट्रेनी डॉक्टर ने भी अपने काम की जगह को सेफ समझा होगा, तभी तो 36 घंटे की थका देने वाले शिफ्ट के बाद उसने कुछ घंटों की नींद लेनी चाहिए। लेकिन 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद उसे क्या रिवॉर्ड मिला? रेप, टॉर्चर और अंत में निर्मम हत्या जिसे हॉस्पिटल वालों ने सुसाइड का रूप देना चाहा, लेकिन बॉडी की कंडीशन ऐसी थी कि वो चाह के भी ऐसा ना कर सके। 36 घंटे की अपनी शिफ्ट करने के बाद इस ट्रेनी डॉक्टर ने हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में कुछ देर रेस्ट करने का सोचा, जहां पर उसे काफी टॉर्चर किया गया और अंत में उसे मार दिया गया। बॉडी इस कंडीशन में थी जिसे एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है, पर फिर भी मिली कुछ जानकारियों के अनुसार डॉक्टर के चेहरे पर वार किए गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर का चश्मा टूटकर आंखों में चुभ गया था, जिस वजह से आंखों से खून निकल रहा था। पैरों को अलग अलग एंगल में तोड़ दिया गया था, गले पर दबाने के निशान पाए गए थे, जिसकी वजह से गले की हड्डी टूट गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ किया गया है कि ये तमाम चोटें डॉक्टर के मरने से पहले की थी। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने मरने से पहले कितना दर्द सहा होगा। इस घिनौने इंसिडेंट के बाद हमारे देश पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि क्या वाकई में हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं? जहां बंगाल की माननीय चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, वहां वो प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही हैं और दूसरी तरफ पुलिस है जो लोगों को सेव करने की बजाय ट्वीट पर अलग ही बवाल मचाए हुए हैं। ये सारी बातें हमारे देश पर सवाल उठाती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। इस पूरे इंसिडेंट को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि इस केस के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का नामी कॉलेज है, जो कि श्यामा बाजार लोकेलिटी के नॉर्थ में स्थित है, जो कि 1986 यानी कि 1986 में बनाया गया है। ये कॉलेज हमारे देश के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेजेस में से एक माना जाता है। उसी कॉलेज की एक लड़की जिसका सपना था कि वो डॉक्टर बने, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 2nd ईयर इंटर्न करती है। रात 12 बजे खाना खाकर 36 घंटे की इंटर्न की ड्यूटी निभाकर वो रात को ये सोच कर सोती है कि वो सुबह उठेगी, पर उसे क्या पता था कि ये काली रात
उसकी जिंदगी की आखिरी रात है। इस हैवानियत को करने वाला जो शख्स है, ना तो वो पुलिस है, ना ही वो मेडिकल कॉलेज का कोई स्टाफ है, पर उसकी पहचान इतनी है कि वो कॉलेज में घुसता है, उस लड़की के साथ आराम से रेप करता है, फिर बड़े ही आराम से उसका मर्डर करता है और फिर बेफिक्र होकर पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है। चलिए केस से जुड़ी सारी बातें जानते हैं और समझते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की लड़की MBBS कंप्लीट करके सेकेंड ईयर PG इंटर्न कर रही थी। माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पास माँ बाप का प्यार तो बहुत था, पर पैसों की कमी थी। उसके पिता टेलरिंग का काम करते थे। बेटी के MBBS कंप्लीट होने के बाद उसके माँ बाप को ये उम्मीद थी कि अब हमारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। ट्रेनी डॉक्टर जो थी, उसकी 8 अगस्त को 36 घंटे की ड्यूटी लगी थी, जिसके लिए वो मेडिकल कॉलेज पहुंचती है। रोज की तरह ही उसकी दिनचर्या रही। 36 घंटे के थकान भरे काम के बाद रात के लगभग 11 या 11:30 बजे सेमिनार हॉल में अपने 4 कलीग्स के साथ जाती है। सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर पर था। वो सभी बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। सेमिनार हॉल में एक टीवी लगा हुआ था। अगर आपको याद हो तो 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा का फाइनल मुकाबला था ओलंपिक का। उस दिन पूरा देश और साथ में ये सभी भी ओलंपिक में नीरज चोपड़ा को जीतकर गोल्ड लाने के इंतजार में बैठे थे और नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल लाते हैं। वहां उन चारों ने साथ में डिनर किया, टीवी देखा और उसके बाद चारों कलीग्स बाहर चले गए और उस पूरे सेमिनार हॉल में वो ट्रेनी डॉक्टर अकेले रह गई। दरअसल 36 घंटे की शिफ्ट पूरी करने के बाद वो काफी थक चुकी थी, इसलिए उसने कुछ देर रेस्ट करने का सोचा। इस बीच रात के करीब 3 बजे एक इंटर्न उस लेडी डॉक्टर के पास किसी पेशेंट की रिपोर्ट डिस्कस करने भी आता है। डिस्कस करने के बाद वो इंटर्न वहां से चला जाता है और जो डॉक्टर थी वो फिर से गहरी नींद में सो जाती है। ये वो आखिरी वक्त था जब उस ट्रेनी डॉक्टर को किसी ने जिंदा देखा था, क्योंकि अगले दिन सुबह के करीब 7 से 8 के बीच में उस ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी उस सेमिनार हॉल में मिलती है। उसकी पूरी बॉडी पर काफी सारे जख्मों के निशान थे। उनकी बॉडी सेमी नग्न थी, यानी कि अर्धनग्न। आंखों और प्राइवेट पार्ट से खून रिस रहा था, यानी कि कुल मिलाकर बॉडी की कंडीशन काफी बुरी थी। जिसके बाद हॉस्पिटल इंचार्ज उसके पेरेंट्स को इसकी सूचना देने के बजाय कुछ देर वेट करते हैं और करीब 10:30 बजे डॉक्टर की फैमिली को कॉल किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचे, क्योंकि उनकी बेटी की हालत काफी ज्यादा खराब है। अभी पेरेंट्स इस बारे में सोच ही रहे थे कि हॉस्पिटल से 20-25 मिनट के अंदर उन्हें फिर से कॉल आता है और इस बार उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कमिट कर लिया है। फैमिली को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने पिछली रात ही अपनी बेटी से बात की थी और वो बिल्कुल ठीक थी। असमंजस की स्थिति में पेरेंट्स भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां करीब 3 घंटे के इंतजार के बाद उन्हें उनकी बेटी की डेड बॉडी दिखाई जाती है। पेरेंट्स के अनुसार हॉस्पिटल की तरफ से जब उन्हें ये इजाजत दी गई कि वो अपनी बेटी की बॉडी को देख सकते हैं, उस टाइम पर हॉस्पिटल वालों ने उनके फादर को कहा कि वे बस कुछ मिनटों के लिए ही अंदर जा सकते हैं, बाकी उन्हें वहां रुकने की इजाजत नहीं है। वापस आने पर पेरेंट्स ने ये कंप्लेन किया कि ये एक सुसाइड नहीं है, उनकी बेटी के साथ गलत काम किया गया है और उसके बाद उसे मार दिया गया है। इसलिए इस मर्डर को सुसाइड का नाम ना दिया जाए, बल्कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले। इस घटना के सामने आने के बाद कोलकाता पुलिस भी हरकत में आई और हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची। साथ ही यह खबर फैलती ही जगह जगह पर ट्रेनी डॉक्टर के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट भी होने लगे। इसके साथ ही जो पुलिस टीम क्राइम सीन पर पहुंची थी, उन्होंने पहले इस केस को अननेचुरल डेथ डिक्लेयर किया था, लेकिन फैमिली की कंप्लेन के बाद इसे रेप और मर्डर केस में बदल दिया जाता है। आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस टीम हॉस्पिटल के ही एक कमरे में करीब 14 से 15 कंप्यूटर इंस्टॉल करती है, ताकि सारी CCTV फुटेज को अच्छी तरह से चेक किया जा सके। CCTV फुटेज में दिखता है कि उस रात 5 लोग नाइट ड्यूटी पर थे, जिसके बाद उन सभी से बारी बारी पूछताछ की जाती है, लेकिन सभी के बयान लगभग मिलते जुलते ही थे। इसलिए ये सभी पुलिस के शक के दायरे से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद पुलिस एक बार फिर से सारे फुटेज को रीचेक करती है।
जिसमें उन्हें शॉर्ट्स और टी शर्ट पहने हुए एक बंदा दिखता है, जिसके कंधे पर ब्लूटूथ ईयरफोन दिखता है। वो बंदा सुबह के 4 बजे 3rd फ्लोर के सेमिनार हॉल के करीब जाते हुए दिखता है। इस बंदे को देखकर पुलिस को उस पर शक होता है। पता करने के बाद इस बंदे की आइडेंटिटी संजय रॉय के रूप में सामने आती है, जिसके बाद पुलिस टीम इसके फोन की लोकेशन को ट्रैक करते हैं, जो कि कोलकाता के साल्ट लेक के एक पुलिस बैरक में मिलती है। अगले दिन यानी कि 10 अगस्त को पुलिस की एक टीम संजय को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए लाती है, जहां उससे पूछा जाता है कि सुबह के करीब 4 बजे तुम सेमिनार हॉल के करीब क्या कर रहे थे और फुटेज में दिख रहा तुम्हारा ईयरफोन कहाँ है। जिसके बाद संजय उन्हें बताता है कि वो गुम हो चुका है। उसके बयान के बाद पुलिस संजय के फोन से ब्लूटूथ ऑन करती है तो वो ऑटोमेटिकली उसके ईयरफोन से कनेक्ट हो जाता है, जो कि पुलिस को क्राइम सीन पर पहले ही मिल चुके थे। इसके बाद संजय रॉय को पुलिस सस्पेक्ट मानकर आगे की कार्यवाही शुरू कर देती है। कार्यवाही के दौरान पुलिस को संजय के बारे में जो पता चलता है, उसके अकॉर्डिंग वारदात वाली रात को संजय पहली बार रात के करीब 11 बजे हॉस्पिटल में आया था और उस वक्त वो नशे में था। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आया और उसने फिर से शराब पी और एक बार फिर वो हॉस्पिटल आया। इस वक्त करीब सुबह के 4 बज रहे थे। पुलिस के मुताबिक संजय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। बावजूद इसके सबूत के तौर पर पुलिस ने संजय की बॉडी पर जो मार्क्स मिले हैं उसे देखा और साथ में ही ट्रेनी डॉक्टर के नेल्स में जो स्किन के सैंपल लिए गए थे उसे संजय के डीएनए सैंपल से मैच करने के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये संजय रॉय है कौन, जो बेधड़क हॉस्पिटल में घुस आया। संजय के पेरेंट्स, उसकी बहनें, उसकी सास उसे अपने माथे पर लगा कलंक मानते हैं। संजय की फैमिली में उसकी जो 2 बहनें हैं वो एक अच्छे पोस्ट पर काम करती है। उसकी एक बहन कोलकाता पुलिस में सब इंस्पेक्टर है तो वहीं दूसरी बहन सिविक वॉलंटियर है। संजय रॉय की बहन ने उसके बारे में कहा कि वो हमारी फैमिली के माथे पर लगा हुआ एक बहुत बड़ा कलंक है। हमारा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है। उसके अंदर ऐसी कोई खूबी है ही नहीं जिसके बारे में मैं बात कर सकूं। अगर उसे फांसी भी होती है तो हम उसकी बॉडी तक कलेक्ट करने नहीं आने वाले। संजय रॉय की बहन के इस बयान से ये बात साबित हो जाती है कि वो कितना घटिया इंसान है। 2016 में उसकी पहली पत्नी के साथ उसका डिवोर्स हो गया था। डिवोर्स की वजह डोमेस्टिक वायलेंस थी। संजय रॉय आरजी कर कॉलेज में पहले कुक के तौर पर काम करता था। काम करते करते अचानक से वो गायब हो गया। वो एक कुक था, एक मामूली आदमी था, तो इसीलिए किसी ने उसकी खोज खबर लेने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन फिर 2019 में संजय रॉय वेस्ट बंगाल की सिविक वॉलंटियर फोर्स को ज्वाइन कर लेता है। सिविक वॉलंटियर उसे कहते हैं जो टेम्परेरी बेस पर पुलिस ऑफिसर्स की मदद करते हैं। वॉलंटियर को महीने के करीब 12,000 रुपए दिए जाते थे। 5 लीटर पेट्रोल का पैसा मिलता था। संजय रॉय ने नेताओं और पुलिस की चापलूसी करके बड़ी चालाकी से सिविक वॉलंटियर से वेलफेयर सेल में अपने आप को शिफ्ट करवा लिया था, जिसमें गवर्नमेंट अस्पताल वगैरह आते हैं। वेलफेयर सेल के कारण उसका हॉस्पिटल में आना जाना था। वो पेशेंट की मदद करता और फ्री में बेड और दवाइयाँ दिलवाता और इसके बदले पेशेंट से पैसे लेता और अपनी ऊपरी कमाई करता था। संजय के अस्पताल में खूब अच्छी पहचान थी। बिना किसी रोक टोक के वो पूरे अस्पताल में घूमता था। पुलिस से पहचान होने के कारण उसने कोलकाता पुलिस नाम से अपना शर्ट बनवा रखा था, जिसे वो रोज पहनता था। अपनी बाइक पर भी पुलिस का टैग लगा रखा था, जिस वजह से कुछ लोग उसे पुलिस ही समझते थे। आरजी कर अस्पताल के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उसके संजय रॉय के साथ कुछ करीबी संबंध थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल के लिए पेशेंट्स लाया करता था। पुलिस कांस्टेबल को रात को सोने के लिए अस्पताल में बैरक दिया जाता है, जो कि संजय रॉय यूज करता था। संजय रॉय के ऊपर कई पुलिस केस भी थे। संजय रॉय की सेकंड वाइफ ने उस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था, मगर पुलिस ने संजय रॉय पर कोई कार्रवाई नहीं की। संजय की सास के अकॉर्डिंग अगर पुलिस तब कुछ करती तो आज संजय ये सब नहीं करता।
2023 की घटना है जब मेडिकल कॉलेज में एक पीड़िता आई जिसका बच्चा बीमार था, उसके पास पैसे नहीं थे। संजय रॉय ने उसकी मदद की, उसको फ्री में सारी सर्विसेज दिलवाई और जहां पैसों की जरूरत होती वो खुद पे करता था। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि उसकी गंदी नजर जो थी पीड़िता पर थी। संजय रॉय को किसी तरह पीड़िता का फोन नंबर भी मिल गया। फिर वो उसे बार बार फोन करके परेशान करने लगा। वो उसके साथ संबंध बनाना चाहता था, जिसके बाद पीड़िता ने लाल बाजार हेडक्वार्टर में जाकर संजय रॉय की कंप्लेंट दर्ज कराई। जिसके बाद जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो उसमें संजय रॉय दोषी पाया गया। इसके बावजूद संजय रॉय को उस वक्त छोड़ दिया गया, उस पर कोई चार्ज लगाया ही नहीं गया। रूल्स के अकॉर्डिंग सिविक वॉलंटियर की जॉब में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उसे उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। पुलिस अगर उस वक्त संजय रॉय के ऊपर चार्ज लगाते और उसे अरेस्ट कर लेते तो आज ट्रेनी डॉक्टर जिंदा होती। संजय रॉय पॉर्न देखने का बहुत बड़ा शौकीन था। वो पॉर्न भी हिंसाजनक वाले देखता था। उसका फोन इन्हीं गंदी चीजों से भरा हुआ था। 8 अगस्त 2024 के दिन संजय रॉय सुबह हॉस्पिटल आया और उसने एक पेशेंट को एडमिट करवाया। वो पेशेंट जो था उसके दोस्त का कोई रिश्तेदार था। जब वो अस्पताल में आया था पेशेंट के काम से, उस समय उसने ट्रेनी डॉक्टर को देखा। थोड़ी देर तक उसका पीछा भी किया। ये सारी चीजें सीसीटीवी में पाई गई हैं। ट्रेनी डॉक्टर का थोड़ी देर पीछा करने के बाद वो वापस चला गया और रात को करीब 11 बजे उस पेशेंट के एक्सरे से रिलेटेड कोई काम से फिर से हॉस्पिटल आया। जिस पेशेंट को उसने एडमिट करवाया था उसकी सर्जरी 1 बजे सुबह होनी थी, तो ये वहीं पर रुक जाता है और अस्पताल के पीछे अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करता है। शराब पीने के बाद संजय रॉय और उसका दोस्त सोनागाछी नाम की एक रेड लाइट एरिया पर जाते हैं, जहां जाकर संजय रॉय बाइक पर बैठा रहता है और उसका दोस्त अंदर जाता है। संजय रॉय बाहर बाइक पर बैठा हुआ जो लड़कियां आ जा रही थी उसके साथ छेड़खानी करता है। संजय रॉय का दोस्त बाहर आता है और ये दोनों वहां से निकल जाते हैं। दोबारा ये दोनों दूसरे रेड लाइट एरिया काली घाट में जाते हैं। फिर दोबारा उसका दोस्त अंदर जाता है और संजय रॉय बाइक पर ही बैठा रहता है। वो बाइक पर बैठकर अपने एक दोस्त से उसकी न्यूड फोटोज मंगवाता है, जिसे वो जूम करके देखता है। उसका दोस्त बाहर आता है और ये दोनों थोड़ी देर वहां घूमते हैं। उसके बाद संजय रॉय का दोस्त एक राइड बुक करके अपने घर चला जाता है। यहाँ संजय रॉय अकेला रहता है। वो दोबारा ड्रिंक करता है और आरजी कर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इस वक्त लगभग 2 से 2:30 बज रहे थे। रात के करीब 3 बजे के आसपास एक स्टाफ मेंबर ट्रेनी डॉक्टर के पास जाता है एक केस डिस्कस करने के लिए। ये सब सीसीटीवी रिकॉर्ड में पाया गया है और जैसा कि मैंने बताया ये वो लास्ट टाइम था जब डॉक्टर को किसी ने जिंदा देखा था। सुबह 3:50 पर संजय रॉय हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वो पहले 4th फ्लोर पर जाता है, एक ऑपरेशन थिएटर में घुसता है, फिर वो दूसरे रूम में घुसता है। वो किसी को खोज रहा था। उसके ऊपर हैवानियत सवार हो चुकी थी। वो ऐसी महिला पेशेंट को खोज रहा था जो बेहोश पड़ी हो, जिसके साथ वो गंदी हरकत कर सके, पर उसे कोई नहीं मिला। संजय रॉय फिर 3rd फ्लोर पर आता है और उसके कदम सेमिनार हॉल की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपको बता दें कि सेमिनार हॉल की जो कुंडी थी वो खराब हो रखी थी। सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था। इस वक्त 4:03 सुबह के हो रहे। वो सेमिनार हॉल में धीरे धीरे करके घुसता है और वहां वो ट्रेनी डॉक्टर को सोता हुआ देखता है। जैसे ही वो डॉक्टर को सोता हुआ देखता है, उसकी हैवानियत और दरिंदगी दोनों उस पर हावी हो जाती है। वो डॉक्टर पर अटैक करता है और उसका मुंह बंद करता है। उन दोनों की खूब हाथापाई होती है। वो डॉक्टर का मुंह बंद करके दीवार की तरफ घसीटा और दीवार के सहारे उसका मुंह और गला दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि मोनिका बहुत चिल्ला रही थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मोनिका की डेथ सुबह 4:15 पर हुई। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए 10 से 12 मिनट तक कोशिश की।
संजय रॉय 4:37 पर सेमिनार हॉल से निकलता है और बेफिक्र होकर पुलिस बैरक में जाकर सो जाता है। 9 अगस्त 2024 को सुबह 9:30 बजे जब इंटर्न की लिस्ट चेक हो रही थी, जिन्होंने 36 घंटे की ड्यूटी की थी, उसमें ट्रेनी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। जब उन्हें खोजा गया तो उनके कलीग ने बताया कि वो रात को सेमिनार हॉल में सो गई थी। वो उसे बुलाने जाता है। वो पहला व्यक्ति था जो सेमिनार हॉल में पहली बार घुसता है और देखता है डॉक्टर को। ट्रेनी डॉक्टर को बिना कपड़ों के देखकर वो चिल्लाने लगता है। डॉक्टर के मुंह से खून निकल रहा है, आंखों से भी खून निकल रहा था। देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे करके पूरे अस्पताल में ये बात फैल गई कि ऑन ड्यूटी किसी डॉक्टर के साथ कुछ गलत हुआ है, जिसके बाद अस्पताल के ट्रस्टी को बुलाया जाता है। ट्रेनी डॉक्टर के पेरेंट्स को फ़ोन करके कहा जाता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। डॉक्टर के पेरेंट्स भाग कर आते हैं और अपनी बेटी को देखते हैं। जैसे ही वो अपनी बेटी को देखते हैं वे भड़क जाते हैं और कहते हैं कि इसका मर्डर हुआ है, ये किसी भी एंगल से सुसाइड नहीं है। उसके पिता के कहने पर मर्डर का केस फाइल होता है। जो इंटर्न के स्टूडेंट थे उनका आक्रोश बढ़ जाता है। डॉक्टर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। हैरान करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट में जो कुछ आता है वो इतनी दरिंदगी के साथ आता है कि उसे सुन करके ही आत्मा तक हिल जाएगी। ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था। उसने चश्मा पहना हुआ था जो कि जोर जबरदस्ती के कारण उसकी आंखों में घुस गया। उसके चेहरे पर, हाथ पर, पूरे शरीर पर खरोच के निशान थे। उनका एक पैर 90 डिग्री के एंगल पर मिला और इंटरनल इंजरी भी बहुत सारी मिली। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 24 घंटे के अंदर मुलजिम को ढूंढा जाए, ऐसा ऊपर से पुलिस के ऊपर प्रेशर आ जाता है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो उसमें संजय रॉय दिखता है। संजय ने उस रात एक हेडफोन पहना हुआ था। फिर संजय रॉय को खोजा जाता है और संजय पुलिस बैरक में सोता हुआ मिलता है। संजय रॉय का फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो जो हेडफोन सेमिनार के बाहर गिर गया था वो कनेक्ट हो जाता है और संजय रॉय दोषी पाया जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है कि संजय रॉय की गिरफ्तारी के बाद से इस केस में रोज़ कुछ नए खुलासे हो रहे हैं। संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। केस सुप्रीम कोर्ट में है और अभी तक इसका नतीजा नहीं निकला है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं मित्रों एक और दिल दहला देने वाली सच्ची घटना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।